हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करा था और उसमें हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने जैसे बात करी थी कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। और दूसरी बात ये करी थी कि क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें एक तरीके से मोलेलिटी को, मतलब मोलेलिटी हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो कोई प्योर सॉल्वेंट है वॉलेटाइल, उसमें नॉन वॉलेटाइल हम जब सॉल्यूट डालते हैं तो वो एक तरीके से क्या मोलेलिटी बताता है। ठीक है। चलिए, तो RLVP के बाद आज हम नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T और B से। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T और B। डेल्टा मतलब जो भी एलिवेशन, जो भी चेंज आया, जो भी इंक्रीज आया, एलिवेशन से मतलब यहाँ इंक्रीज। T का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर और B का मतलब है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी प्योर लिक्विड था, वॉलेटाइल लिक्विड था, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है उसको अभी हम समझेंगे। ठीक है। थ्योरेटिकली भी और ग्राफिकली भी। अब उससे पहले हमें समझना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। दो तरीके से हमने डिफाइन करा बॉइलिंग पॉइंट, एक थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा अभी इस सॉल्यूशन चैप्टर के हिसाब से वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, तो बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड से किस में जा रहा है, वेपर फेस में। लिक्विड से किस में जा रहा है, वेपर फेस में। तो लिक्विड और वेपर फेस के बीच में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हुआ थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के हिसाब से हम बात करें तो जो वेपर प्रेशर होता है, तो वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम कैसे बात करें, तो लिक्विड हर एक टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, और अगर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है जिस जो कि 1 atm 760 mmHg के बराबर होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब उस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो दो अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों कॉन्सेप्ट से मैंने बताया। पहली जो डेफिनेशन लिखी है वो थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग लिखी है। बॉइलिंग पॉइंट लिखा टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस फेस आर इन इक्विलिब्रियम। जब लिक्विड और गैस फेस जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग हम बात करें तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसको तो हम जनरली क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और वो अगर एक्सटर्नल प्रेशर किसके 1 atm के बराबर हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। दो अलग अलग डेफिनेशन है, और दोनों अलग अलग डेफिनेशन इसलिए बताइए ताकि ग्राफिकल वे में हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो पॉज करें और ये डेफिनेशन लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसमें बात कर रहे हैं, ये तो अभी हमने सिर्फ किसकी बात करी थी, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि कोई भी जब प्योर सॉल्वेंट हो जो वॉलेटाइल इन नेचर है, जब उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस। ये कैसे, तो अब ध्यान से सुनना। वैसे ये चीज हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी कोई प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमने जब नॉन वॉलेटाइल जो वेपर्स नहीं बना सकता, उसका मतलब नॉन वॉलेटाइल जब सॉल्यूट हमने डाला, तो जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर था ना, वो क्या हो जाता है, ठीक है, वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो कि हमने किस में पढ़ा था, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसके रिगार्डिंग वेपर प्रेशर को कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, तो ध्यान याद करना, हमने लेक्चर में पढ़ा था, आई थिंक सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में हमने पढ़ा था यानी। तो उसके अंदर हमने बोला था कि वेपर प्रेशर अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल से जो वॉलेटाइल हमारे पास सॉल्वेंट है उसके जो पार्टिकल से इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक
ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, आइडियल नॉन आइडियल में भी आपने देखा होगा, पूरा सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जो भी हमारे पास सॉल्वेंट दे रखा है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। अगर लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर्स ज्यादा बनेगी, इजीली क्या होंगे, लिक्विड से वेपर फेस में जा पाएगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वीकली होल्ड कर रखा है तो इजीली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगी। अगर ऐसा लिक्विड है जिसमें एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है तो वो पार्टिकल्स इजीली जाएगा नहीं। तो पहले मैं बात कर रहा हूं वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग। तो वेपर प्रेशर के अगर रिगार्डिंग में बात करूं तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस के अंदर, ठीक है, तो लिक्विड से वेपर फेस में कम जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट रिगार्डिंग क्या बोला, अभी डेफिनेशन हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और जनरली चलो मैं ले लेता हूं एक्सटर्नल हमारा 1 atm या 760 mmHg। अब बाहर का तो फिक्स हो गया, अब मेरे को लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके बराबर करने के लिए लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विड से वेपर में थोड़ी कन्वर्ट होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, एनर्जी देने पड़ेगी, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम उसमें एनर्जी उसकी, फॉर एग्जांपल 100 पे नहीं हो रहा तो मैं 101 टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, 102 बढ़ाऊंगा, 105 बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से जो भी स्पेसिफिक लिक्विड है। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to intermolecular force of attraction। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर अपना आप कम हो जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट हमें देने पड़ेगी। उसी के रेस्पेक्ट में हमने बात करी है, क्योंकि लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP हमने पढ़ा था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम डालते हैं कोई वॉलेटाइल लिक्विड में, सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर अपना आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर अपना आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर वेपर प्रेशर कम हुआ, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां पर हमें, ठीक है, वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर मैंने डायरेक्ट ही लिखा है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकली, और एक बार फिर से मैंने बता दिया है। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपको नहीं पढ़ी, आपको नहीं याद है, तो आप इतना लिख लेना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पीछे कुछ लेक्चर में मैंने बता रखा है पहले भी। और फिर लिख लेना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वेपर प्रेशर कम होता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालने से, तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही लिखा है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो हुआ थ्योरेटिकल। अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को ध्यान से आप देखोगे तो ग्राफ के अंदर क्या है, पहली चीज तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अगर आपको, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने में आता है 2 मार्क्स में, 3 का मार्क्स में, तो ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चीजें लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, अलग चीजें, लेकिन ग्राफ होना जरूरी है। ठीक है, और कई बार इस ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफ पे भी कई बार हमारे जेई मेंस या नीट में भी कई सारे क्वेश्चंस इस ग्राफिकल वे में पूछ लिए जाते हैं। तो ग्राफ क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। ये ग्राफ दे रखा है वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस में हमें टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, थर्ड लेक्चर, ठीक है, थर्ड लेक्चर जहां पे हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा कर्व टाइप होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ये जो कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन, ये है एक प्योर सॉल्वेंट की। ये किसकी, एक प्योर सॉल्वेंट की। तो ये जो कर्व बता रखा है, ये हमें एक प्योर सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल इन नेचर है। जब इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, जब इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दैट मीन्स वो सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करा तो क्या बन गया, सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, और यही तो हमने पढ़ा था केस 1 में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में।
तो ये हमने बोला था इसका पी नॉट है और ये क्या है पी है, तो पी नॉट है पी ए से कम होगा। तो कैसे पता लगेगा, तो अब इसको रीड कैसे करना है, समझना कैसे वो बता रहा हूँ। अगर किसी भी, मैंने बोला एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के लिए चेंज नहीं होता है। या तो लिक्विड चेंज हो जाए, एक टेम्परेचर पे दो अलग अलग लिक्विड का दो अलग अलग वेपर प्रेशर होगा, या एक ही लिक्विड का दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी अलग होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची, मतलब टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, तो उस टेम्परेचर पे देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन खींची तो इस टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल ये मान लो 50 डिग्री, तो 50 डिग्री पे यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा और इसी 50 डिग्री पे मुझे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिलेगा। तो मुझे पता लग रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। ठीक है, और ये होता भी है और होना भी चाहिए और सही दिखा रहा मुझे ग्राफिकल वे में। दैट मीन ये सॉल्वेंट वाले कर्व के नीचे सॉल्यूशन वाला कर्व आएगा और वहां से हमें पता लग रहा है कि हाँ वेपर प्रेशर उसका किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही आएगा। ठीक है, तो ये कर्व है। अब मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट को हमने कैसे डिफाइन करा अभी, बॉइलिंग पॉइंट को मैंने बोला वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में। बॉइलिंग पॉइंट को मैंने बोला जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे बाहर, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ले रहा हूं तो बाहर हमारा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो कि कितना है 1 atm है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, उसके जब बराबर हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर मैंने मान लिया ये 1 atm प्रेशर है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 1 atm मतलब 760 mmHg प्रेशर है यहाँ पर इस जगह मान लिया। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने चेक करा तो ये हमारा सॉल्वेंट का पॉइंट आया। ठीक है, जहां पे सॉल्वेंट वाले कर्व को ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 atm, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे टेम्परेचर मिलेगा ये इस सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। फिर से ध्यान से सुन लेना, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट का कर्व, यहां तक हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने बोला कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक, अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो होता है 1 atm 760 mmHg। तो मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया कि यहाँ पर वेपर प्रेशर आ रहा है 1 atm, तो इस 1 atm के करस्पॉन्डिंग मैंने देखा ये इस सॉल्वेंट वाले कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस पे जो टेम्परेचर मुझे दिखा रहा है, ये जो टेम्परेचर मुझे दिखा रहा है, ये टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, देखना T0B लिखा है। अब इसका क्या मतलब है, T तो यूज करा मैंने किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। T तो यूज करा मैंने किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। नॉट क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है, नॉट हमेशा प्योर के लिए लगाते हैं इस चैप्टर में, तो वापस से नॉट यहाँ पे क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है। B का मतलब है ये बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर फॉर एग्जांपल ये अगर पानी होता, अगर ये पानी कोई भी हो सकता है, मैंने बोला वॉलेटाइल, तो अगर पानी है और 1 atm वेपर प्रेशर कहाँ आता है उसका 100 डिग्री पे, ये कितना होना चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला मैंने उस सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर तो अभी भी उसको भी क्या करना पड़ेगा, बॉयल होने के लिए बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर हमारा कितना, वो तो फिक्स हो गया 1 atm ही रहेगा, तो उसको भी अपना वेपर प्रेशर कितना लेके जाना है, 1 atm लेके जाना है। तो इस कर्व को मैंने और एक्सटेंड करा और ये जो सॉल्यूशन वाला कर्व है इसको इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिला टेम्परेचर का, और ये पॉइंट जो टेम्परेचर का ये हमें क्या बता रहा है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। क्या बता रहा है, ये उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली T और B लगा के। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट नहीं लगाया दैट मीन्स वो प्योर नहीं है, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो ये जो चेंज आया है, ये जो चेंज आया है बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर जो इसका नाम दिया जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेट हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, इसको रिप्रेजेंट करा मैंने डेल्टा T और B से, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेल्टा मतलब चेंज
जो इस केस में इंक्रीज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इन दोनों में जो डिफरेंस है उस वो ना तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है वो यहां से हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो एक बार इसको ग्राफ को कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। वीडियो पॉज करें और ग्राफ कॉपी करें। चलिए, अब इसमें जो जो पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए। टी नॉट बी ये मैंने लिखा था, तो इसका मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट का मतलब प्योर आ गया। टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी हमने कह दिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो किससे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तब ये चीज नहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलिए इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। फिर देखिए आगे, तो पहला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला जो फॉर्मूला है, अभी जैसे ग्राफ से नजर आ रहा था मैं, क्या कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस उसी को तो डेल्टा टीबी बोलते हैं। अब 1 2 3 मेरे पास क्वांटिटी होगी, 3 में से 2 दे सकता है तो 1 पूछा जा सकता है। तो डेल्टा टीबी को मैं बोल सकता हूँ टीबी, टीबी इतनी वैल्यू माइनस इतनी वैल्यू, इस पूरे में से इतनी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डेल्टा टीबी आएगा। तो यही इससे फॉर्मूला बना दिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, तो ये डेल्टा टीबी आएगा। पहला फॉर्मूला सिंपल सा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ध्यान रखना, फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, नाम बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आप इसी तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को याद करो। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कभी बॉइलिंग पॉइंट मत बोलो, एलिवेशन बोलो। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसका, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट में। तो किसको किस में से माइनस करना है ये भी जरूरी, वरना आंसर प्लस माइनस की वजह से पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दूसरी, पहली कहानी तो ये, दूसरी कहानी कि डेल्टा टीबी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलेलिटी के। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मोलेलिटी पे डिपेंड करेगी। मोलेलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो प्योर था उसमें हम कितने मोल्स डाल रखे, वही तो मोलेलिटी। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी के। कैसे, जैसे जैसे मैं इस मोलेलिटी का मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्ट, ये फिक्स कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्वेंट 1 kg ले लिया। ठीक है, सॉल्वेंट 1 kg ले लिया। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स में क्या करते आ रहा हूँ, सॉल्यूट के ऐड करते आ रहा हूँ। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ऐड करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा। और वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा तो उसके इनवर्सली बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। सिंपल, तो इसलिए लिखा डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया के बी। के है कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बी लगा दिया सबस्क्रिप्ट, क्योंकि अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें बस दोनों में बिल्कुल पैरेलल चलता है। बस यहाँ पे जैसे बी लगा वहाँ क्या लग जाएगा, एफ लग जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो के तो है कांस्टेंट और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर बी लगा दिया। एम मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि हमने वेंटो फैक्टर ऑलरेडी पढ़ लिया और मैंने बोला वेंटो फैक्टर को हम साथ में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते चलेंगे। तो इस फॉर्मूले को, ठीक है, बुक्स में देखोगे तो जनरली डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम लिखा हुआ होता है, लेकिन आप इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू एम। ठीक है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो अभी जो बताया था मैंने ऊपर, कौन सा, डेल्टा टीबी माइनस, सॉरी डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस
प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई, मतलब वेंटो फैक्टर, एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर है तो वैल्यू रखेंगे उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नॉर्मल है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। के बी यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट है और एम यहाँ पर क्या हमारी मोलिलिटी, तो आई के बी एम, ऐसे पूरा याद रखेंगे, के बी एम मत याद रखना, ताकि न्यूमेरिकल आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो के बी हमने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करा है, इस के बी का एक नाम है, ठीक है, के बी का एक नाम है और इसका चलिए ठीक है, तो इसका एक नाम है, इस के बी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नाम से पता लग रहा है मोलल, मोलैलिटी के लिए, एलिवेशन क्योंकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं और एक कांस्टेंट है, तो इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक स्पेसिफिक नाम भी है इसको, और ठीक है बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा, एबियोस्लोकोपिक कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में अजीब सा लगता है, ठीक है, एबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, अब सही बोला है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोले या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोले, दोनों क्या सेम ही चीज है। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, के बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, के बी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी हमें देना होता है 12th क्लास में, 12th का टॉपिक है, तो कई बार ये ऐसा के भी डिफाइन करने के लिए पूछ ले या उसकी यूनिट पूछ ले, तो एक दो तीन बेसिक चीजें वो भी मैंने साथ में बताई दी है। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पे लिखा है, ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट। उसके बाद लिखा है द वैल्यू ऑफ के बी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अब ये के बी है क्या, ये के बी डिपेंड करेगा कि हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पानी के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो पानी सॉल्वेंट हमारा, तो उसके लिए के बी की वैल्यू फिक्स हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया यहाँ पर बेंजीन मैंने वो के लिया, सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो वो जो के बी की वैल्यू होगी ना, वो उस बेंजीन की होगी या टॉल्विन की होगी या कोई भी हमारा जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा। यानी तो ये जो के बी की वैल्यू ये किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, के बी की वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। तो के बी की वैल्यू हमें याद नहीं रखनी, ये न्यूमेरिकल के अंदर एग्जाम के अंदर आपको गिवन होगी। और जनरली मैक्सिमम 99% केसेस में वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होता है, तो उसकी वैल्यू एक फिक्स है, चाहो तो याद रखें, अदरवाइज वो भी ठीक है कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो गिवन होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहली बात तो के बी को डिफाइन, एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आया व्हाट इज के बी, डिफाइन इट, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये भी हमने देख लिया। अगर आई की वैल्यू 1 मतलब नॉर्मल कंपाउंड हो एंड मोलिलिटी 1 मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन हो, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 ही मोल हमारे पास सॉल्यूट हो, तब हम यहाँ पर क्या करें, देख सकते हो आप, आई की जगह क्या रखा मैंने 1 रखा, इसमें m की जगह क्या रखा 1 और kb एज इट इज, तो kb इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल्टा tb। तो यहाँ से मैंने kb को डिफाइन करा, और किस तरीके से डिफाइन करा, kb इज डिफाइन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। अगर कहा गया, अगर मैंने मोलिलिटी 1 ले ली मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन लिया, मतलब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट मैंने ऐड करा, तो 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए जो kb होगा वो उसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मार्क्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन इसकी अगर यूनिट की बात करें केबी की, ठीक है, केबी की अगर यूनिट की बात करें तो सिंपल सा है, केबी की अगर आपको यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला लिखा, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में हम पढ़ते ही है, तो एज इट इज लिखा, केबी इधर रखा, बाकी सारी चीज इधर ट्रांसफर कर दी। अब डेल्टा टीबी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की तो कोई यूनिट होगी, तो टेम्परेचर यूनिट जनरली हम क्या लेते हैं केल्विन। आई क्या है वेंटो फैक्टर, तो वेंटो फैक्टर की तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो एक नंबर होता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं। मोलिलिटी की यूनिट मोल पर केजी, तो यहाँ लिख दिया, तो ये केबी की क्या होगी, यूनिट होगी। तो हो सकता है 1 मार्क्स में कंपटीशन के अंदर या बोर्ड में केबी की यूनिट भी पूछ ले, तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपल आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो ये फॉर्मूला लिखा है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके बाद खास ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बोर्ड जेई मेंस और नीट के हिसाब से इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। यानी ठीक है, ये फॉर्मूला है अगर आपको केबी ही कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर आपको केबी, वैसे तो केबी कैलकुलेट नहीं करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, लेकिन कौन से फॉर्मूले से, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई केबीएमसी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट दे दे, उस सॉल्वेंट का आप केबी कैलकुलेट करो, तो वो
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दो चीज़ें, के बी ऐसा नहीं कैलकुलेट करने को नहीं पूछेगा आपको, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस में आपको मिल भी जाएगा, पुराने क्वेश्चंस में भी, कि के बी को भी कैलकुलेट करवाए, लेकिन के बी के लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, दो ही फॉर्मूला में यूज़ करने हैं, एक तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, और दूसरा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू, ये दो ही फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं ऐसा बहुत टिपिकल क्वेश्चन बना दे, कोई ऐसा डेटा दे दे और वहां से के बी कैलकुलेट करने को पूछे, कौन कौन से डेटा, तो वो देखते हैं हम। अगर के बी कैलकुलेट करना है हमें हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग, तो कैसे कर सकते हैं, हमें आर का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं 8.315 जो इसकी वैल्यू होती, अगर एनर्जी दे रखी है तो उसमें जूल में, और अगर एनर्जी अगर कैलोरी में दे रखी है तो 2 यूज कर सकते हैं। टी नॉट बी मतलब टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट का मतलब प्योर। किसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस भी सॉल्वेंट के लिए आपको के बी कैलकुलेट करना, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, उसका स्क्वायर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट लिखे जिसका आपको के बी कैलकुलेट करना है। नीचे डिवाइड में आपको लिखना है डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो सॉल्वेंट की होगी उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, इनटू 1000 कर देना। तो ये उस पर्टिकुलर जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसके लिए के बी कैलकुलेट होके आएगा। तो आर यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो यहाँ लिख रखा है, टी नॉट बी क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है, और डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन ये क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत आपके मान के चलो ना के बराबर यूज होगा, बस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, जेई मेंस, जेई नीट और बोर्ड के हिसाब से इसको इतना पोर्शन ही आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि वाटर की जो केबी की वैल्यू, वो होती है 0.52। ठीक है, जनरली न्यूमेरिकल्स करते करते वैसे तो याद हो ही जाता, फिर भी ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू गिवन होती है। जो भी ऐसा सॉल्वेंट आप लोगे उसकी केबी की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो 0.52 स्पेसिफिक वाटर की होती है, तो मैंने एक बार लिख दी है। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो एक बार आप इसको स्टार्टिंग से कॉपी कर ले, और फिर इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और जल्दी जल्दी कॉपी करें, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। देन ग्राफ बना ले इसका। ठीक है, तो बोर्ड में ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई सारे, तो ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, तो पहला ये फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और दूसरा फॉर्मूला ये नीचे जो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें जल्दी जल्दी। देन यहाँ पे के बी के बारे में 2-3 चीज़ें बताइए जो आपको ध्यान रखनी है, और ये बोर्ड में या हो सकता है कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेता है के बी के बारे में, तो ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को इग्नोर कर देना। ठीक है, चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस नीट के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से आप इग्नोर कर सकते हो इसको।
इसमें Kb की वैल्यू ऑफ वाटर की। चलिए अब इस पे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल पे। तो पढ़े इसको, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके कॉपी करें और चाहे तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैविंग वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू 4 whose 20 gram on dissolving in 500 gram of water produces a solution having boiling point 105.2 degrees Celsius and Kb of water is given 0.52 Kelvin kg per mole। एक हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कौन है हमें नहीं पता, लेकिन उसने कोई अननोन है तो लिख दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। दूसरी चीज, उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू डायरेक्ट ही दे दी इसने इस बार, क्योंकि हमें फॉर्मूला कुछ पता ही नहीं तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसने बार आई डायरेक्ट दे दिया। फिर उसका वेट गिवन दे रखा है कि 20 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड करा किसके अंदर, 500 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का वेट दे रखा है, और जब उसके अंदर ऐड करा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, 105.2 डिग्री सेल्सियस। अब दो चीज ध्यान रखना, वाटर के बारे में बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रही है नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर प्लस 273 कर दे तो 373 केल्विन। दो चीजें, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है वाटर का 100 डिग्री, जो हिडन वैल्यू आपको दी नहीं होगी तो आपको बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू हमेशा पता है। दूसरी चीज, अगर हम चेंज की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो वैल्यू सेम मिलेगी, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको केल्विन में ही वैल्यू लिखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में केल्विन में ही आपको क्या करना है, आगे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख ले। चलिए, सॉरी, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन है पहले मैं वो लिख देता हूं उसको। तो सॉल्यूट हमारे पास कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। इसको हमेशा की तरह मैंने सॉल्यूट को क्या लिखा, बी लिखा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार जो मैंने अजम्पशन मान लिया उसी के अकॉर्डिंग में पूरे चैप्टर को चलाता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अगर आप नोट्स देखोगे तो पीछे बी कुछ था, ए बाद में कुछ हो गया, तो बार बार चेंज ना हो, इसलिए मैंने सॉल्यूट को स्टार्टिंग से बी माना तो बी मानता हूँ। नॉन वॉलेटाइल दे रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमें गिवन दे रखा है 20 ग्राम, इतना हमने ऐड करा। दूसरी चीज इसके बारे में हमें दे रखी है वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू आई, ठीक है। वैसे तो ये आई लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और हमने बात करा था कि 1 से अगर नॉर्मल कंपाउंड होता तो 1, और 1 से बड़ी कब होगा, जब उसका डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो मैंने आईडी लिख दिया। आई भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी चीजें रिवाइज होती जाए, इसलिए मैं साथ के साथ ये लिखता चला जा रहा हूँ। और इसमें पूछा क्या गया, इसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा गया है, तो ये मैंने लिख दिया। देन हमारे पास सॉल्वेंट जो है, जो सॉल्वेंट है हमारा ए है, वो कौन है, वाटर है, सही है। सॉल्वेंट का हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 500 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है सॉल्वेंट का, वो कितना होता है, 18 ग्राम। H2 से हम निकाल सकते हैं। और एक चीज और बाय डिफॉल्ट, ये भी बाय डिफॉल्ट, और दूसरी चीज बाय डिफॉल्ट एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे देखना किस तरीके से लिखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइल, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट मतलब प्योर। तो यहाँ पे किसकी, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री लिख दिया क्योंकि हमें 100 तो पता ही होता है। इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर लेना, 273 ऐड करके, तो 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले तो हमारे पास दो ही है, तो दोनों फॉर्मूले को यूज करके हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास, पहला क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी नॉट बी माइनस टी बी। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी, इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। कहाँ लिखे,
चलो इसको पहले लिख देता हूँ मैं ये, क्योंकि हमें एक चीज़ और दे रखी है, वो चीज़ मैंने लिखी नहीं। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन दे रखा है ना, तो मैं चलो दोनों लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा T0 भी लिखा पहले, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। सही है। तो ये हमें ये चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है, गिवन नहीं दे रखी थी। एंड दूसरी चीज़ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TB से। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TB से। इसकी वैल्यू दे रखी है 105.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो पूरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन दे रखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 डिग्री मुझे पता था। ठीक है, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है, तो हालांकि इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको जैसा भी कि अभी मैंने बताया, डिफरेंस के केस में कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू जब आपको निकालनी हो तो केल्विन में निकालना है। तो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T0B माइनस TB विच इज इक्वल्स टू 105.2 माइनस 100। ठीक है, माइनस 100। तो यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.2 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना और डिफरेंस चेक करना। वापस से यहाँ पर क्या आएगा, 5.2 ही आएगा, क्योंकि दोनों में क्या ऐड क्या करोगे, 273 तो करोगे, तो इसलिए मैंने डिग्री सेल्सियस भी लिख दिया और केल्विन भी लिख दिया। आंसर सेम ही आना है, डिफरेंस सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा जो फॉर्मूला है इसका डेल्टा TB का, दूसरा जो फॉर्मूला डेल्टा TB का, वो मैंने यूज़ करा I इंटू KB इंटू M। ठीक है, I मैंने आदत डाल दी है, इसी के साथ लिखना ही लिखना है। I की वैल्यू 4 दे रखी है, KB आपको गिवन दे ही रखा था वाटर के लिए 0.52, M मोलेलिटी। अब मोलेलिटी क्या होता है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका वेट दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना, तो इसलिए मोलेलिटी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, I इंटू KB इंटू, और मोलेलिटी को कैसे लिखा मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। ठीक है, और इसको भी चाहो तो आप लिख दो kg बस। और मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े ना, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए स्टार्टिंग में एक बार फिर से बताया जाता है ताकि उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ मैं ना। तो यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आई है, 5.2। ठीक है, I की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.52 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय मोल्स को क्या लिख रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट MB, और इधर लिख रहा हूँ मैं 500 को कि ग्राम में दे रखा है, तो 1000 से डिवाइड करा ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, ये kg में। और यहाँ से मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्रॉस चेक कर लेना, 16 ग्राम इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो ही फॉर्मूले, दो ही फॉर्म है, जिससे हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया आप देख सकते हो सॉल्यूशन, और आगे जिन लोगों ने कर लिया तो अपना एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना। तो एक बार स्टार्टिंग से वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, पहले इसको क्वेश्चन लिख लेना, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो पहले तो थोड़ा सा, सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लिया करो, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएगी कि क्या पूछा गया, क्या उनके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और मुझे क्या दे रखी है। ठीक है, और स्पेशली बोर्ड में इस तरीके से गिवन क्या है, स्पेस बाकायदा लिखा करो, गिवन ये वैल्यूज़ मुझे दे रखी। ठीक है, तो बोर्ड में आप जब सॉल्यूशन लिखे तो प्रॉपर सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड में जिस तरीके से आप कंपटीशन में डायरेक्ट आंसर लिख दे तो वैसे मत लिखना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स के नंबर होते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री में बात करें तो डायरेक्ट यूँ नहीं क्वेश्चन देखा और आपने अपने आप से रफ में कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया। ठीक है, स्टेप्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए,
तो ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी लेक्चर में साथ के साथ, क्योंकि इसी की बिल्कुल मिरर इमेज ये पैरेलल, ये थोड़ा सा बस चेंजेस है स्टार्टिंग में, तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसको भी इसी के साथ में हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टी एफ, अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। डेल्टा का मतलब चेंज, टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब ये आप क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बढ़ता है, और यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कम होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो उसी तरीके से जैसे हमने पिछले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करा था, सेम वहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट की। तो यहाँ मैंने लिखा फ्रीजिंग पॉइंट। सेम दो डेफिनेशन में यहाँ पे डिफाइन करी, एक थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एक वेपर प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि फ्रीज होना मतलब लिक्विड से कहाँ जा रहा है, सॉलिड में। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है तो लिक्विड फेज से कहाँ जाएगा, आइस में। तो लिक्विड और सॉलिड फेज के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर की अगर बात करें, बिल्कुल सेम पैरेलल डेफिनेशन है जैसे वहाँ लिखा, बस फेज चेंज हो गया है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, आपने तो बोला था। तो मैंने ये भी बोला था बेटा, थ्योरेटिकल नहीं होता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें होती है, प्रैक्टिकली चीज़ें होती है। तो जैसे हमने वहाँ बोला लिक्विड और वेपर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड और सॉलिड है, तो दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और थर्मोडायनेमिकली। हाँ, जब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने जब पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, तो हमने वहाँ पे वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करा, वो थोड़ा इजी था। यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को समझेंगे, तो मैं ये थर्मोडायनेमिक्स वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, इक्विलिब्रियम वाली, कि सॉलिड और लिक्विड दोनों एक किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे। तो यहाँ पर ठीक है, सेम वही चीज लिखे वहां पे लिखा था, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, ठीक है, क्लियर है ये तो। एज ए रिजल्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो हमें पता ही है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर कम होने से, वेपर प्रेशर कम होने से क्या हो रहा है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको बेटर क्या है, ग्राफिकल समझेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं पहले ग्राफ से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला ग्राफ था जो बॉइलिंग वाला, और ये ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो सेम है कि यहाँ पे भी वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे भी टेम्परेचर है, जो पिछले ग्राफ में भी था, एलिवेशन वाले में भी। पिछला जो ग्राफ था ना वो इस तरीके से, ये इधर से आप हटा देना भी, ये जो आगे दिख रहा ना, इतना ग्राफ आपको दिख रहा था कि एक ऊपर सॉल्वेंट वाला कर्व था और नीचे सॉल्यूशन वाला था। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का ये जो वेपर प्रेशर है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके नीचे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। तो इतना ग्राफ आपको पीछे नजर आ रहा था। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है, ये कौन सी है, लिक्विड फेस है इसकी, ठीक है। ये सॉल्वेंट की कौन सी है, लिक्विड फेस है। तो चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट ये किस फेस में है, लिक्विड फेस में। यहाँ पे भी सॉल्वेंट किस फेस में है, यहाँ पे लिक्विड फेस में, सही है। ये सॉल्वेंट यहाँ पे, ये जो डॉट दिख रहा है जहाँ पे कर्व एकदम टर्न कर रहा है, यहाँ से फिर सॉलिड स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में फेज डायग्राम पढ़ा था वाटर का, जिसमें एक ट्रिपल पॉइंट होता है, तो 1, 2 और एक तरीके से इस तरीके से। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने तीनों को क्या करा था, अलग अलग क्या करा था, अलग अलग सेपरेट करा था। और फिर हमने ये बताया था कि कैसे जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हो, वो पॉइंट क्या क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। चलिए, ये जो पॉइंट है ये बता रहा है इक्विलिब्रियम,
मतलब हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है और उसका अगर मैं और टेम्परेचर कम करता जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो टेम्परेचर कम हो रहा है इस साइड राइट टू लेफ्ट जाने में, तो सॉल्वेंट का जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जाऊंगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। अब जिस पॉइंट पे लिक्विड और इसका सॉलिड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स जो सॉल्वेंट का जब जैसे जैसे एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है, तो ये इसका पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, जहाँ पे सॉल्वेंट का लिक्विड फेस और सॉलिड फेस दोनों इक्विलिब्रियम में, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये सब चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो वहाँ फेज डायग्राम में आप देखना नोट्स निकाल के पुराना, तो आपको क्लियर हो जाएगा फेज डायग्राम के अंदर कि जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। और अभी हमने डेफिनेशन से बोला कि जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में वही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की बात आ रही तो यहाँ पे नॉट लगा दिया, टी मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए, बस इस सॉल्वेंट में हमने क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही तो ऐड करा। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड करा तो इसका वेपर प्रेशर इससे कम होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो मुझे दिख ही रहा है। तो अब इस कर्व को मैंने धीरे धीरे एक्सटेंड करा, टेम्परेचर कम करा, तो यहाँ पे जाके ये सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पे जाके सॉलिड बन रहा है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। किसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है? सॉल्यूशन का लिक्विड फेस और सॉलिड फेस के बीच में ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको जब आगे मैंने एक्सटेंड करा, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये मेरे को टेम्परेचर मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो मुझे टेम्परेचर मिल रहा है, ये टेम्परेचर कहलाएगा इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस सॉल्यूशन का ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। सही है? तो यहां पे, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमारे पास, ठीक है, अब ये ग्राफ उस ग्राफ से कैसे अलग, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। वहां पे हमने ग्राफ को कैसे समझा था, सिंपली हमने वेपर प्रेशर के टर्म में समझा था, और इस ग्राफ को हमने किस टर्म में समझा, यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम के टर्म में समझा। तो सॉल्वेंट और ये इसका सॉलिड फॉर्म जहां पे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हो उसका इक्विलिब्रियम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग है इसका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का कर्व के नीचे हमेशा सॉल्यूशन का कर्व आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, क्योंकि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम होगा। इसको फर्दर हमने एक्सटेंड करा, टेम्परेचर कम करा, टेम्परेचर कम करने पे यहाँ पे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड और ये लिक्विड फेज, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस ही, ठीक है, ये डिफरेंस ही क्या है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है जैसे वहां था, ये जो डिफरेंस है ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ। ये है टी नॉट एफ। टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है तो टी नॉट एफ की वैल्यू देखोगे ज्यादा है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, और ये टी एफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम है। तो जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आगे बढ़ने की जगह या उस जगह रहने की जगह क्या हो गया, कम हो गया। यानी कितना कम हुआ, तो वो डेल्टा टी एफ ये वैल्यू हमें बता रही है। ये डेल्टा टी एफ हमारी क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या जिसको हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है। चलिए, अब बाकी की कहानी सेम उसी के पैरेलल चलेगी। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म थे, तो मैंने टी नॉट एफ क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, टी एफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा टी एफ क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और टी एफ की वैल्यू कम होगी टी नॉट एफ से। अब बॉइलिंग और इसमें रिलेशन, दिक्कत क्या होती है, थोड़ा कंफ्यूजन ही होता है कि एलिवेशन के केस में सॉल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो अगर यहाँ पे टी भी लिखा होता तो ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है टी नॉट बी से, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। डिप्रेशन नाम से पता लग रहा है, इसलिए बार बार कहता हूं कि नाम से याद रखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो टी एफ की वैल्यू लेस देन है किससे, टी नॉट एफ से। तो इसी से हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो आ जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पहला फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू
क्योंकि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, टी नॉट एफ ज़्यादा है, तो टी ज़्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ कितने का चेंज आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला फॉर्मूला तो हम ये यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज़ इसमें भी सेम ही है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी था सेम, क्योंकि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब मोलिलिटी पे डिपेंड करती, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलिलिटी तो प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज करा है के एफ, और इस बार डायरेक्ट मैंने आई इसके साथ वेंट ऑफ जोड़ ही दिया, तो आई के एफ एम, वहाँ पे के बी लिखा था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए के एफ लिख दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी के पैरेलल आपको देख रहा होगा, सेम वैसा ही। अब यहाँ पे जो के एफ क्या है, वहाँ पे लिखा था हमने के बी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या लिखा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग के केस में क्या होता है, कम होता है तो डिप्रेशन लिखा, मोलर एलिवेशन था या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वहाँ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट था, और यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये टर्म थोड़े ध्यान रखना नहीं, इस केस में के एफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो आपके पास है, ठीक है, जो दो फॉर्मूले आपके पास है, इसको जैसे वहाँ दो फॉर्मूले हमने याद करे थे तो बिल्कुल एकदम देख रहोगे मिरर इमेज है एक दूसरे की, बस पहले फॉर्मूले में ज़्यादा से बस बड़े में से छोटे को माइनस करना, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको थोड़ा बस पता होना चाहिए, बाकी दूसरा फॉर्मूला तो सेम। और सेम इसी तरीके से, ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने क्या करा यहाँ पर, के एफ को डिफाइन करने के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम है, तो आई की वैल्यू अगर 1 ली और मोलिलिटी की वैल्यू अगर 1 ली, देन इस फॉर्मूले में आई की जगह 1 रखा, के एफ एज इट इज, एम की जगह 1 रखा, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ रहा है, के एफ आ रहा है। तो यहाँ से के एफ को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए, के एफ इज डिफाइन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें जितना बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आ रहा है, जितना उसमें डिप्रेशन आ रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर सेम वही इसकी यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, तो यूनिट ऑफ के एफ की हम बात करें तो फॉर्मूला लिखा हमने, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम इंटू एम, और के एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन आई इंटू एम। डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर ही है, तो यूनिट तो अल्टीमेटली क्या होगी, केल्विन ही। आई की कोई यूनिट नहीं होती है, मोलिलिटी की यूनिट मोल पर केजी, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कहाँ है, ग्राफ में और एक जो पहला फॉर्मूला उसके अंदर, डेल्टा टी एफ जो हमने वहाँ पे टी नॉट बी लिखना है या टी नॉट एफ माइनस एम लिखना, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सेम फिर से यहाँ पर इस फॉर्मूले को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। जो के एफ की वैल्यू है, के एफ की वैल्यू जैसे के बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, हर एक सॉल्वेंट पे डिपेंड करती थी, उसी तरीके से के एफ की वैल्यू भी किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। तो सॉल्वेंट की वैल्यू हम, ठीक है, के एफ की वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम बिल्कुल फॉर्मूला, बस एक चेंज है के बी और के एफ में, वहाँ पे भी आर होता था, यहाँ पे भी आर है, इनटू यहाँ पे टी नॉट बी लिखा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखना है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका स्क्वायर था, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम, यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी, यहाँ वहाँ पर लिखा था डेल्टा एच वेपराइजेशन, क्योंकि वहाँ पे बॉइल हो रहा था, यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, तो डेल्टा एच फ्यूजन लिखना है। तो बाकी सबका मतलब वही है, सेम लिख ही दिया मैंने। के एफ जो के एफ ऑफ वाटर जो है, के एफ वाटर जैसे के बी ऑफ वाटर क्या होता है, 0.52 कांस्टेंट वैल्यू होती है, जनरली K1 होती है, उसी तरीके से के एफ वाटर 1.86 केल्विन मोल पर केजी होती है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगी। बाकी यहाँ पे आर वार क्या है ये सब मैंने लिख दिया फिर से। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा एच फ्यूजन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। बिल्कुल आपको देखने को लगेगा बिल्कुल पैरेलल है सर, कुछ तो नया है नहीं, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक साथ मैंने बता दिया ताकि आपको याद रखने में, समझने में कोई तकलीफ ना हो। हाँ, जो मेजर डिफरेंस है वो कॉन्सेप्ट में है, और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वहाँ से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और ग्राफ उसी की वजह से इसमें चेंज आता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करना स्टार्ट करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, ठीक है। पिछले केस में हमने सेकंड डेफिनेशन यूज करी थी, इस केस में हमने कौन सी फर्स्ट डेफिनेशन यूज करी ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने दोनों डेफिनेशंस लिखी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, ठीक है, फिर ये आपका ग्राफ आ जाएगा।
ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, तो पहला एक ही फॉर्मूला सेम उसमें, बस वहाँ पे टी वी माइनस टी नॉट भी था, इस केस में बस उल्टा हो जाता। तो एक चेंज, पहला चेंज ग्राफ में, दूसरा चेंज इस फॉर्मूले में। तीसरा जो फॉर्मूला दोनों में देखोगे सेम ही है, ठीक है, वहाँ पे डेल्टा टी वी आई के बी एम था या डेल्टा टी आई के एफ एम है, ठीक है, सेम ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी करते रहना है। ठीक है, यूनिट तो दोनों की के एफ और के बी यूनिट दोनों की क्या है, सेम ही है। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ ये कि आप क्योंकि नोट्स प्रॉपर बना लो, नोट्स अगर प्रॉपर नहीं बनाओगे तो कितना भी समझा दो, ठीक है, रिवाइज नहीं कर पाओगे टाइम टू टाइम तो सब चीज़ें बेकार है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम 2-5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन नोट्स आप प्रॉपरली इसको बना लो। जितना मैंने लिखा एटलीस्ट वो तो आप लिखा ही कर रहे हो, और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ जो मेरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, या मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे सही लगा, ये मेरे को पता होना चाहिए, या फिर आगे अगर दोबारा मैं रिवाइज करूंगा तो ये चीज़ अगर मेरे को याद नहीं आई तो मेरे को सब बाकी चीज़ समझने में मुश्किल हो गई, या ये पॉइंट या लाइन लिखनी चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन एटलीस्ट मिनिमम जितना यहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है वो तो आपके पास कॉपी होना ही चाहिए। चलिए, अब इसी तरीके से एक इसमें हम न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगेन वीडियो पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें। KF ऑफ वाटर की वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रखी है, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ, देख ही लेना, लेकिन ठीक है, ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा एज इट इज सॉल्व करना ही करना है। अगर हो जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोशिश करो कितनी चीज़ें आप कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हम क्या जान पा रहे हैं उसमें, हमें कितनी चीज़ें पता है, कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको ठीक है प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा चूरण नहीं है, ठीक है, या मैं ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैंने तुम्हें दी और बताई और सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें होगी। हाँ, एक रास्ता मैं दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से आगे बढ़ना होता है, इसलिए मैं बार बोलता हूँ कि एक बार टाइम लिया करो। क्वेश्चन 50% होता है, 70 होता है, 80 होता है, या लाइक द लास्ट में आंसर गलत है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 ही स्टेप लिखो, 2 ही लाइन लिखो, लेकिन खुद से आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करा करो टाइम लेके, देन सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा देख के। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, दैट मीन्स TF की वैल्यू मुझे बतानी है। बाय डिजॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4, सोडियम सल्फेट का एक वेट हमें दे दिया, कितना हमने ऐड करा, और यहाँ पर इस बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट है, और मैंने बताया था वेंटो फैक्टर में कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब की बार इसने अल्फा की वैल्यू भी दे दी परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब अल्फा 75%, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, 0.75। दैट मीन्स वेंटो फैक्टर में कुछ ना कुछ इसको आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, अगेन वाटर हमारा सॉल्वेंट है, उसका वेट गिवन है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वापस से क्या क्या चीज़ें गिवन है मैं वो पहले देख लेता हूँ। तो मेरे पास जो सॉल्यूट है, हमेशा के तरीके मैंने क्या करा, B लिखा उसको, और हमारे पास जो सॉल्यूट दे रखा है वो सोडियम सल्फेट Na2SO4 दे रखा है। Na2SO4 क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा पानी के अंदर, 2Na+ और सल्फेट -2।
यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। n की वैल्यू क्या बताता है, डिसोसिएशन के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस, एक सल्फेट और 2 Na+ टोटल 3 आयंस मुझे मिले। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कर लूँ मैं, क्योंकि मुझे अल्फा दे रखा है, इसमें अल्फा दे रखा है कितना 75%, तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लूँ, ऐसे बोल सकता हूँ मैं 0.75 हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है वो। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लूँ, डिसोसिएशन ID कैलकुलेट कर लूँ, और वो क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए सारे जितने भी यूज़ हम करते, बस यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें, 1 + n की वैल्यू 3 - 1 इंटू 0.75, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर ले, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1 से तो बड़ी आएगी वैल्यू, ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो चेक कर लेना 2.5 इसका आंसर आ रहा ID की वैल्यू, ठीक है। ID यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 2.5 आ रहा है। ये तो हुआ ID हमने कैलकुलेट करा। उसके अलावा हमारे पास सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्यूट के बारे में क्या क्या दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, तो इसको मैंने लिखा WB, वो आ रहा है कितना कितना हमें दे रखा है, इसका वेट दे रखा है हमें 28.4 ग्राम, ठीक है, 28.4 ग्राम ये हमें गिवन दे रखा है। और मॉलिकुलर वेट गिवन नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ कि सोडियम का 23 होता है, तो 2 × 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 4 × 16 को ऐड करना, तो ये आ जाएगा 142 ग्राम, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक वेट आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे सॉल्यूट के बारे में दे रखी। अब आते हैं हम सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट के बारे में तो एक ही चीज़ हमें दे रखी, पहली चीज़ तो कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट हमें वाटर दे रखा है, ठीक है, वाटर दैट मीन्स H2। इसका हमें वेट दे रखा है, कितना हमने सॉल्वेंट लिया है, और दूसरा मॉलिकुलर वेट हम खुद से क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो वेट दे रखा वो दे रखा 200 ग्राम, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 18 ग्राम। बस अब आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू और दे दी यहाँ पे, चलो वो भी लिख देता हूँ, क्योंकि वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का हमें गिवन नहीं दे रखा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273 केल्विन भी मैं बोल सकता हूँ। ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमें पता होना चाहिए, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है। अब यहाँ से हम क्या करना है, दो जो फॉर्मूले दे रखे, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, T0F पता है, तो मुझे TF निकालने के लिए डेल्टा TF कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा TF के लिए एक तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो तो मुझे पता नहीं, तो डेल्टा TF का दूसरा फॉर्मूला IKFM यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा TF, ये आपको क्योंकि कितना चेंज आ रहा है यही तो आपको कैलकुलेट करना है, ये पता लग जाएगा तो बस फिर सॉल्व हो जाएगा। तो I × KF × M, I की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी 2.5 इंटू KF की वैल्यू दे रखी है हमें 1.86 इंटू मोलिलिटी क्या होता है, मोल्स पर केजी, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट 28.4 अपॉन 142, ये तो हो गए मोल्स, और वेट कितना दे रखा मुझे 200 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, केजी के अंदर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF की जो आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये डिफरेंस है, तो ये मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.65 डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लो, क्योंकि डिफरेंस तो मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या डेल्टा TF पता लग गया, T0F मुझे पता ही है, तो यहाँ से TF पता लग जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला यूज करा मैंने, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस TF, ठीक है। तो यहाँ से T0F मुझे पता ही, ये कैलकुलेट कर लिया, तो TF कैलकुलेट कर लोगे आप, तो बस वैल्यूज रख दे इसमें। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये 4.65, ठीक है। तो ये आई है 4.65
0.65। ठीक है, अगर केल्विन में रखना चाहो तो केल्विन में रख लें, डिग्री में रखना चाहो तो डिग्री में। तो डिग्री में तो 0 ये माइनस TF, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, TF इक्वल्स टू माइनस 4.65 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है सॉल्यूशन का। तो जब प्योर वाटर था तब तो 0 डिग्री सेल्सियस था, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला मैंने Na2SO4 कितना 28.4 ग्राम, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, और कितना कम हो गया, माइनस 4.65 डिग्री। और इसको आप चाहो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में। इसमें 273 क्या कर दे, ऐड कर दे, यानी 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 268.35 केल्विन। सही है। तो इस तरीके से 2 ही फॉर्मूले बस आपको देखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया, और बहुत सी दो मैक्सिमम चीज़ें ग्राफ और एक फॉर्मूले को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें सेम से देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए एक साथ दोनों मैंने बता दिया। अब दोनों से रिगार्डिंग एक कॉमन मैंने नोट लिखा है, उसको आप ध्यान रखना। पहला नोट क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन देन कंसिडर मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल m। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन पहले जेईई नीट में आया हुआ भी है कि किसी क्वेश्चन के अंदर है ना मोलैलिटी, क्योंकि हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, डेल्टा TB या डेल्टा TB और डेल्टा TF में क्या लिखते हैं, I इंटू KB इंटू स्मॉल m या I इंटू KF इंटू स्मॉल m। स्मॉल m मतलब मोलैलिटी चाहिए होती। तो मोलैलिटी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी, क्या दे रखा है उन्होंने, मोलैरिटी कैपिटल M दे रखा है। अब हमें पता है जो मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी में वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, और मोलैलिटी स्मॉल m है वो कैसे है, मास डिपेंडेंट टर्म है। तो इन दोनों के अंदर अगर मेरे को एक दूसरे को कन्वर्ट करना है तो एक कॉमन टर्म चाहिए होता है डेंसिटी। अब अगर आपको डेंसिटी गिवन है तब तो आप ये कन्वर्जन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर डेंसिटी गिवन नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, लेके बैठे रहो उस क्वेश्चन को। तो या तो कुछ बच्चे कर देंगे नन ऑफ दिस, या फिर कर देंगे डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है तब तो सबसे पहले टिक लगाएंगे। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन आंसर में दे रखे तो फिर लेके बैठ रहेंगे, चलो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ऐसे केस में एक अजम्पशन आपको मानना है कि अगर डेंसिटी भी गिवन नहीं है तब मोलैरिटी को कैपिटल M को ही स्मॉल m मान के सॉल्व करना है। और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल M को ही स्मॉल m मानना है और मोलैरिटी को मोलैरिटी मान के सॉल्व करना, और आंसर उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये दे रखी है, if 2 or more than 2 non-volatile solute present in solution then। देखो अभी तक हमने क्या बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन पे पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो हमने बोला एक सॉल्वेंट अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो कि वॉलेटाइल है, दूसरा जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। क्या और एक से ज्यादा भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए भी है और पूछे भी जा सकते हैं। तब क्या करना है आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंडिविजुअल एक एक सॉल्यूट के लिए आप डेल्टा TB या डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और सभी को क्या कर ले, समेशन कर ले बात। एज सिंपल इज दैट। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो उसमें एक सॉल्यूट की वजह से एक पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ा थोड़ा, दूसरी की वजह से और बढ़ा, तीसरी की वजह से और बढ़ा। तो इंडिविजुअल की वजह से कितना बढ़ रहा है, तो सभी को आप ऐड कर ले तो 2 3 4 5 जितने भी सॉल्यूट दे रखे उसमें टोटल कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, सबकी वजह से ऐड करके टोटल पता लग जाए। सेम कहानी फ्रीजिंग पॉइंट में कि एक सॉल्यूट ऐड करो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, दूसरा करो तो और कम हुआ, तीसरा करो तो और कम हुआ। तो अगर टोटल आपको पता करना है तो सबको इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लो और उसको ऐड कर लो। तो वही लिखा है डेल्टा TB टोटल कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो पहले सॉल्यूट की वजह से कितना बढ़ा है प्लस दूसरे सॉल्यूट की वजह से कितना बढ़ा, ऑन सो ऑन। सेम टोटल फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ, तो पहले सॉल्यूट की वजह से कितना कम हुआ, दूसरे कितने वजह, टोटल। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। लास्ट लेक्चर में एक पढ़ ली थी हमने, RLVP हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जो भी आपको लगे कि कहीं डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से सुनना, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।